सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट इज बिकॉज पाकिस्तान हैज गॉट नो अल्टरनेटिव, और वो इस्लाम के नाम पे जाकर के उनके पास भीख मांगेंगे कि भाई अभी हम मरने वाले हैं, क्योंकि एफएटीएफ में वो खत्म हो चुके हैं। आपके वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वहां उनके बारे में बात कर दी कि जो एफएटीएफ ने ग्रीन लिस्ट में डाला है, शंघाई कोऑपरेशन एससीओ, या एससीओ में, तो उसके वहां वो फंस चुके हैं कि उनको कहीं से पैसा नहीं आएगा, उन्हें जरूरत है पैसे की। हो सकता है कि उनका एक वो स्ट्रिप तैयार करते हो यूएस के लिए, वो कहीं उस तरफ अपने बलूचिस्तान की तरफ, लेकिन और वो अचानक इसको हैंड ओवर कर देवे तालिबान के ऊपर नजर रखने के लिए व्हाटएवर। लेकिन अब वो ऐसी पोजीशन है कि इनको डर ये लग रहा है कि ये जो 2-4 मिस्टेकें हुई है यहाँ पे इंडियन बॉर्डर के ऊपर या एयरफोर्स के ऊपर, हमारे जो ड्रोन वगैरह का ये हुआ, इनको डर ये लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो अब कोई छोटा मोटा स्ट्राइक वाइक नहीं कर, सीधा एक ही झटके में पीओके नहीं ले ले, तो अब उनकी जो है खराब है। अब उनको ये तो जरूर मालूम है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है, इसके लिए वो लोग मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब ओआईसी वगैरह को बीच में लाने के लिए, ऐसा एक थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से। और दूसरा मेरे ख्याल से अच्छा संजय साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। मैं और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ सर, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। एक आई थिंक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, हमारे बीच में कुछ बात हो रही थी। इट वाज रिगार्डिंग जो मोदी जी ने नया एक मिनिस्ट्री चालू किया है, विच इज कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो लेट मी बी मुझे जो प्रैक्टिकली जो मेरे सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो ऐसी है कि उनके जो इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए वो अलग है, उनका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस और कोऑर्डिनेशन वगैरह भी कुछ है उसके अंदर। सो दैट कोऑर्डिनेशन वो वहां अलग होगा, ये कोऑपरेशन यानी सहकार खाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी जो बात चल रही थी कुछ देर पहले कि शरद पवार और इनके जो भी सहकार के ये जो कोऑपरेटिव जो उनके निकले थे, और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, तो वो आरबीआई के अंडर हैं, वो ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आरबीआई के अंडर नहीं थे, या कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज और ये बिजनेसेस चल रहे थे आरबीआई के अंडर नहीं थे, वो अभी लाए गए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ईडी ने वहां एक्शन चालू किया, लेकिन इसके लिए सेंट्रल लेवल पे कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, तो इसके लिए मिनिस्ट्री रहना वहां जरूरी है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है। कोऑर्डिनेशन एक अलग मसला है कि सब मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। तो मेरे को ये शो में ये बातें ध्यान में आई, जिसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाई, तो मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आई थॉट कि लेट्स क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द व्यूअर्स as well as 1 or 2 people who are there on the panel. I think they have the misunderstanding. So I would like to have leave of Sood sir and all the panelists. I thank you very much for giving me this opportunity. Sood sir, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Because आप basically you gave lot of interesting information also. जो specially जो आपने last में information दी है, that is very essential, very useful. Thank you very much. फिर मैं आपको मैं वेट काफी देर से आपको होल्ड करके रखा है, आप आइए फिर में। सूद साहब मैं एक चीज बता रहा था, आई जस्ट कंप्लीट इफ यू डोंट माइंड। या प्लीज। अच्छा, मैं ये जो बता रहा था ओआईसी इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, ये इट इज मोर लाइक ए क्लब, इतना आपस में एक दूसरे को सीरियसली लेते नहीं है। एंड इंडिया का जो है हमारे एक एम्बेसडर है, उनसे मेरी काफी हर दूसरे दिन बात होती है, हमारे थिंक टैंक के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह मांगते रहते हैं। He has been ambassador in Middle East. He is an authority on this. तो वो क्या कहते हैं जब इनसे बात होती है, एंड दे themselves से ओएसी वाले खुद बोलते हैं, कहते हैं यार बीच बीच में हम लोगों को कुछ ये करना पड़ता है, डोंट माइंड इट, बिकॉज वी हैव गॉट टू शो दैट वी आर आल्सो डूइंग समथिंग, हमारे सॉलिडारिटी है। तो इट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। दे से व्हाटएवर यू वांट यू कैन से विदाउट एनी रिपरकशंस। तो इट इज काइंड ऑफ अ शैम ऑर्गेनाइजेशन, उनको खुश करने के लिए, सो दैट एक सॉलिडारिटी है इन द नेम ऑफ इस्लामिक, बिकॉज एक बना हुआ है, दे वांट टू कंटिन्यू इट, दैट्स व्हाट इट। कर्नल साहब, आज की डेट में सारी जो कंट्रीज है वो अपने इंटरेस्ट देखती हैं। आजकल इंटरेस्ट क्या रह गया, इकोनॉमिक रह गया, सिक्योरिटी, 2 मेन इंटरेस्ट रह गए हैं। और आजकल कोई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, वो टर्की को इंटरेस्ट होगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई कंट्री जाएगी क्या कहते हैं न्यूक्लियर होने के लिए, तो इजराइल उसको ठोक देगा। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया इनको सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, गल्फ ओमान से लेकर के वहां पे हमारे पास इनका डोकम पोर्ट है, वहां से लेके अब इंडिया के, जैसे आप देखिए इवन अंडमान निकोबार आइलैंड,
वो तो दूर रहा, उससे पहले लक्षद्वीप के साथ कारवार बेस, उसके बाद मालदीव, फिर आपका मॉरिशस। यहाँ पे जब इंडिया की बेस है, सारा जो वर्ल्ड का ट्रैफिक है यहाँ से फ्लोन करता है। तो बेसिक इन लोगों को अपने ऑयल की सेफ्टी चाहिए, तो दैट विल कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंडिया का इजराइल और यूएई के साथ स्पेशल रिलेशंस ऐसा है कि यूएई ने अनाउंस किया कि पीछे हमारी इजराइल और इंडिया की जो ट्रेड होगी दैट विल बी $1 बिलियन बाय 2030। वो नहीं, क्या कर रहा है इनका और एक है साहब, सूद साहब, इनका और एक इंटरेस्ट है। दे नो दैट द ऑयल इज फास्ट सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग, और एक 15-20 साल में खत्म हो जाएंगे। सो विद इलेक्ट्रिफिकेशन कमिंग इन वेरी फास्ट एंड ऑल, ऑयल का जो है इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। सो दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सम दे हैव टू सर्वाइव आफ्टर ऑल। उसीलिए देखिए जामनगर वगैरह में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स अनदर इंटरेस्ट दे नो। करण साहब, बेसिकली उनको इन्वेस्ट करने के लिए कंट्री कौन सी मिली है? कंट्री मिली है इंडिया। पाकिस्तान तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर तो गधे पल रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इंडिया के पास टेक्निकलिटी भी इसका है, इंडिया के पास सिक्योरिटी भी है। इंडिया और देखिए इंडिया, यूएई, इजराइल और सऊदी, 4 कंट्री मिलकर कुछ आर्म्स प्रोडक्शन का काम शुरू करने वाली है इंडिया के अंदर, ताकि इनको कहीं भागना ना पड़े। आप देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है आजकल इंडिया इवन प्लेन्स खरीदने को तैयार नहीं हो रहा, कि ये चाहता है कि हम अपने प्लेन्स बनाएं, और बन भी रहे हैं, उसको शायद और स्पीड अप करें। इसीलिए इंडिया इस चीज पे चुप है। इंडिया अपने प्लेन्स भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, और वो देखा जाए वर्ल्ड क्लास प्लेन्स भी बन रहे हैं हमारे पास। तो इनको बेसिकली एक आपस में कोहेसिव वो बन रहा है। फिर इंडिया के पास आप आजकल जापान भी बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, हमारा जो क्वाड है, हमारी ट्रेड और दूसरे भी चीज है। इवन अमेरिका को जो कोई चाहिए इंडिया की हेल्प, जहां तक यूएसए की बात होती है, अब इमरान खान की स्टेटमेंट आई कि मैं यूएसए को यहाँ जगह नहीं दूंगा क्योंकि उससे इजराइल चाइना नाराज हो जाएगा। तो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी तो जरूर है, लेकिन हाँ आपकी बात ठीक है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली कोई अब अग्रेसिव नहीं हो सकती। इंडिया आज एक इकोनॉमिक पावर भी है, सुपर पावर बनने में शायद देर भी लगेगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हाँ कुणाल, सूद जी, मैं एक बात रखना चाह रहा था कि आज देखिए ऐसा है कि मेरा एक व्यक्तिगत विचार है इस मसले पे, कि जो अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, भारत को यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत गिलगित बाल्टिस्तान जो है संवैधानिक रूप से हमारा है, समझ गए, और उनके संविधान में कहीं भी कश्मीर की चर्चा नहीं है पाकिस्तान के। और 2018 में मोदी सरकार ने जो इंग्लैंड की सरकार से वहां से डॉक्यूमेंट्स भी ले आया है कि जो हमारा जो राजा हरि सिंह के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो सारा चीज उन्होंने ले आया है। अच्छा, अभी क्या है, वैक्सीन डिप्लोमेसी करनी चाहिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी में वहां के गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान को ऑफर करना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान, और आपके पाकिस्तान को भी मैं देना चाहता हूँ, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लिए मैं मुख्य रूप से वैक्सीन देना चाह रहा हूँ, हमारे नागरिक हैं। अगर इस बात का विरोध पाकिस्तान करता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान भारत की तरफ से अगर आपके उनको वैक्सीन जाता है तो ये इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो जाएगी कि भारत को अपनी सेना भेजनी नहीं पड़ेगी युद्ध के लिए, और जो है भारत वहीं के लोगों के रिसोर्स से गिलगित बाल्टिस्तान को अपने पास जा सकता है। देखिए संजय जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है इंडिया ऑफर कर सकता है, पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्टेंस से ले भी लेगा तो पाकिस्तान उनको देगा नहीं। तीसरी बात ये है, मैं आपको आज बता दूं, इंडिया को पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान खाली करने के लिए आर्मी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली जो सिचुएशन चल रही है वो अपने आप ऐसी डेवलप हो जाएगी कि वो अपने मर्ज हो जाएंगे। क्यों? पाकिस्तान अपने आप में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी फेल हो चुकी है, सिर्फ उनके पास एक चीज बची है, वो बची है उनकी आर्मी। वो नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग है कि 8 लाख की उनकी आर्मी है, लेकिन आज पाकिस्तान कोई आर्मी जो है कोई फाइटिंग फोर्स में नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग थी फाइटिंग में वो थी 65 में, जब उनके पास पैटर्न टैंक्स थे, साथ में उनके पास अपने एयरक्राफ्ट थे, जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट वगैरह थे। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं जीत सका, क्योंकि वो हमारे एक जो मिलिट्री प्लानर्स है उनकी वजह में। अगर आपका 71 का वार हुआ तो पाकिस्तान जरूर उस टाइम भी स्ट्रॉन्ग था, पाकिस्तान को सपोर्ट थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अमेरिका नहीं बचा सका। इस टाइम पे पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन अंदर से सिचुएशन ऐसी है, इंडिया यही वेट कर रहा है कि कभी ऐसा मौका मिले कि हम दीवार को धक्का मारे, दीवार गिर जाए और हमारे पास आ जाए। ये बेसिकली मुझे लगता है कि शायद 2022 में ऐसी डेवलप होगी। सूद जी, मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान की ये स्थिति है कि अगर वो 2 ब्रिगेड का मूवमेंट जो है बॉर्डर पे नहीं करा सकता, उसके पास इतनी रसद नहीं है कि 2 ब्रिगेड का मूवमेंट जो है बॉर्डर पे करा दे।
एक जब सेना मूव करती है तो उसके साथ जो है सर्विस सेक्टर सारा चीज उसके साथ जो है मूव करता है। अभी उसके पास ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए आटा और चीनी नहीं है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये डिप्लोमेसी ऐसी थी कि ये जो डिप्लोमेसी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, इसकी मुस्लिम कंट्री भी सपोर्ट करती और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव जाता जो है। ये हमारा एक सोचना था, ये हमारा व्यक्तिगत सोचना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ कुणाल, तुम कुछ कहोगे? कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर में इसको पैकअप करूं मैं, या सर इको बहुत हो रहा है आवाज। हाँ पता नहीं किससे इको हो रहा है। हाँ संजय जी आप, अच्छा हाँ हो गया, हाँ माइक ऑन, हाँ प्लीज अब आओ। सर